रखा है? ये तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियानी भी चाहेगा और बाकी नेता भी चाहेंगे कि मेरी पार्टी से कोई दूसरा चेहरा ना पनपे। चेहरे तो 2-3 यहाँ पे उभरे हैं भाई, श्रीओ में लाहौत है वो भी उभरे हैं भाई, तस्वीर है वो भी प्रयास में है। लेकिन ये कमी किसकी रही? ये कमी रही पार्टी हाईकमान की, जो प्रदेश स्तरीय नेतृत्व है निश्चित रूप से। तो मतलब क्या दबाव? मैं तो ये कहता हूं कि 2 हल्के रोहतक और झज्जर जिले के अंदर ऐसे हैं जहां दीपेंद्र हुड्डा अपनी डायरेक्ट किसी वर्कर के घर नहीं जा सकता, इनसे पूछना पड़ता है 2 नेताओं से। दूसरा कभी चर्चा होगी तो उस हल्के का भी जिक्र करेंगे। आज तो हम बेरी पे ही रहेंगे। लीगल का टाइम एमपी साहब ने दे दिया था। एमपी साहब उस दिन आए हुए थे यहाँ झज्जर के अंदर, यहाँ से उन्होंने लीगल कार्यक्रम में जाना था, टेंट वेंट की व्यवस्था सारी हो गई थी। अचानक वो प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा, मैं तो कहूंगा कैंसिल किया था। लेकिन एमपी साहब ने जो भाषा बोली वो था कि भाई कैंसिल नहीं किया हमने तो पोस्टपोन किया। वो क्यों करना पड़ा? अचानक रघुवीर सिंह कादियानी बोले कि मैं तो हिसार कोई मीटिंग है वहां जा रहा हूं। जो आदमी अपनी एमएलए की सीट नहीं बचा पा रहा, वो हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन की हम उम्मीद कैसे कर लेंगे? रणदीप सुरजेवाला तो पिछले चुनाव में अपनी सीट नहीं बचा पाई, बड़ी मुश्किल से सेटिंगबाजी से किरण चौधरी ने अपनी सीट बचाई, निकाली थी तो साम वाली। तीसरा धड़ा रह गया कुमारी शैलजा का। कुमारी शैलजा जी पिछले 2 चुनाव पार्लियामेंट के हार चुके हैं। ऐसा ही अशोक तंवर का था, कांग्रेस की लहर के अंदर एमपी बने थे, उसके बाद तो कहीं से एमएलए बने ना कहीं से एमपी बने ना, और आगे चुनाव लड़के देख लेंगे। जनाधार वाले नेता अगर किसी को हम गिनेंगे प्रदेश के अंदर, वो तो सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी के पास वोट बैंक ज्यादा है इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से, तो वो भूपेंद्र हुड्डा जी के पास ज्यादा है। अब की बार जो 3 प्रदेशों के अंदर जो चुनाव परिणाम आए हैं, तो वो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका राजस्थान है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी संजीवनी मिली है। और भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणा के अंदर मोरल डाउन था वो मोरल अप हुआ है। दूसरा, इन्होंने एक बड़ा दाव खेल दिया, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी को बना करके, नायब सैनी जी को बना करके, उससे भी कहीं न कहीं ओबीसी के अंदर जो है सेंध मारी भारतीय जनता पार्टी ने, उस वोट बैंक को कहीं न कहीं अपने साथ पक्का किया। टिकट मांगने में तो सारे सक्षम है, ठीक है, दावा कर देंगे, लेकिन जहां टिकट का मजबूती से पक्ष रखना होता है, आप इनको बैठा दो, रघुवीर कादियानी जी को और इन टिकटार्थियों को वहां बैठा दो और हुड्डा साहब को बैठा दो, और वहां कोई बात करेंगे ना तो ये वहां दबंग आवाज में ये नहीं कह पाएंगे जी हमारा हक बनता है, ये काफी बुजुर्ग हो गए, 6 बार बन लिए, अब तो हमारे को दे दो एक मौका। तस्वीर ने पीछे प्रोग्राम किया था डीगल के अंदर, बहुत अच्छी भीड़ तस्वीर ने अपने मेहनत से जोड़ी थी। ना तो मंच पे वो उनका कोई बैनर था, ना कोई पोस्टर था, ना वो संबोधन कर रहे हैं जनता को, तो फिर कहाँ उनका दावा मजबूत मानो? कोई आदमी जा रहा था भगवान के मंदिर में जाके कह रहा था कि प्रभु मेरी लॉटरी निकालो, मेरी लॉटरी निकालो। अरे बोला महाराज पहले टिकट तो खरीद ले, लॉटरी की जब पता निकलेगी। अब जो डिमांड ही ये नहीं करेंगे तो हम कैसे ये मानेंगे कि भाई टिकटार्थी हैं मजबूत? मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने वो अपने आप को देखो थोड़ा सा डाउन मानते हैं कि भाई यहाँ ये राजनीति में एक कहावत है कि चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये 3 चीज होनी चाहिए। तस्वीर और ये भाई जो दूसरे हैं ये खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन चर्चा में तो नहीं रहते टिकट की। इंडिपेंडेंट में तो एक बात तो आप पक्की मान करके चलो, भारतीय जनता पार्टी में 1-2 प्रत्याशी ऐसे हैं, नाम आज हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अगला कहेगा कि भाई आपने पहले नाम खोल दिया, मेरे तो नंबर कटे हो गए पार्टी के अंदर, तो उनका तो प्रयास ही है मुझे टिकट मिलेगी तो ठीक है, वरना मैं इंडिपेंडेंट चुनाव। हुआ तिरुनाई का चुनाव है, बूढ़े जितने पॉलिटिशियन थे कुछ तो संन्यास लेने लग गए, कुछ को जनता दिलाने लग गई। मैं तो ये चाहता हूं कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियानी इतना सोच लें कि पार्टी आपको सम्मान के तौर पर टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ो, अगर नहीं देती है तो मेरा मत ये है कि ये कोई भी विरोध नहीं करेंगे और स्मूथली जो कैंडिडेट आएगा कांग्रेस का वो बहुत अच्छी फाइट में होगा। जीत हार की तो आज हम बीजेपी की भी नहीं कह सकते, कांग्रेस की नहीं कह सकते। अगर तस्वीर को भी टिकट मिलती है तो चुनाव जो है मुकाबले का होगा और तस्वीर का चुनाव अच्छा चलेगा। नमस्कार, आज हम झज्जर में बैठे हैं और वीरेंद्र राठी जी मेरे साथ में हैं और ये अपने राजनीतिक विश्लेषक के वीडियो जो हैं वो अलग अलग विधानसभा, अलग अलग लोकसभा या अलग अलग स्टेटों के चुनाव होते हैं तो ये अपने वीडियोस डालते हैं। और हरियाणा का जो चुनावी वर्ष है वो लगभग शुरू हो चुका है। 4 साल से ज्यादा गठबंधन की सत्ता जो हरियाणा प्रदेश में चल रही है और आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे। झज्जर में इनका रेजिडेंस है तो झज्जर के जिले के ही बेरी विधानसभा के ऊपर जो आज बात होगी, वहां से रघुवीर कादियानी जो है विधायक है और लगभग 6 दफा जो है वो विधायक बने हैं, 2 दफा वो हारे भी हैं। और पहला जो उनका विधायक बनने का सौभाग्य था वो चौधरी देवीलाल के साथ 1987 का चुनाव था, जिस टाइम पे 85 सीट जो है हरियाणा में देवीलाल की आई थी और एक लहर या एक छत्रराज कहें वो टाइम
वो था। उसके बाद वो 2000 में जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी 2004 तक, उस दौरान वो विधायक रहे हैं, 2 बार कांग्रेस की सरकार में सत्ता के दौरान विधायक रहे हैं, और उसके बाद से वो विपक्ष के विधायक जो हैं आज भी हैं। और 24 का चुनाव आने वाला है तो बेरी से दावेदारी जो है उनकी मानी जा रही है कि रघुवीर कादियान के अलावा कोई टिकट मांगने वाला ही नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इन हल्कों का ये है कि यहाँ एक नेता ऐसा परिपक्व हो जाता है कि दूसरा आदमी टिकट मांगने वाला छोड़ते ही नहीं, कि कोई आके टिकट मांग ले, ये हिम्मत ही नहीं कर पाते। राठी साहब मेरे साथ। राठी साहब, मैं जानना चाहूंगा, बेरी विधानसभा से लगभग 6 बार ये विधायक है और विधानसभा में सीनियर मोस्ट विधायकों में इनकी गिनती है। क्या लगता है, जिस तरह से अब ये विपक्ष में बैठे हैं, पहले सत्ता में थे, देवीलाल के साथ सत्ता में रहे, ओम प्रकाश चौटाला के साथ सत्ता में रहे, भूपेंद्र हुड्डा के साथ सत्ता में रहे, अब ये विपक्ष में बैठे हैं, क्या लगभग इतनी दफा विधायक और सत्ता में बैठना बेरी हल्के में वो काम हुए हैं? क्या लगता है, आप लोग करीब से देखते हो? पहली बार रघुवीर सिंह कादियान जी विधायक बने थे 1987 के अंदर, और कोऑपरेटिव मंत्रालय इनको चौधरी देवीलाल ने दिया था जी। उस दौरान इन्होंने अपने विभाग में काफी नौकरियां लगवाई, जैसे महम में आना। मतलब नौकरियां कैसे लगती थी? वो नौकरियां उस टाइम दे दी, पर्ची दे दी, या काबिलियत क्या था? उसमें काबिलियत भी थी और उसमें उस जमाने में अप्रोच भी चलती थी। अच्छा, चिट्ठी पत्री चलती। जो विधायक के अपने नियर डियर होते थे उनका नाम, पुराने मुख्यमंत्री सारे ही विधायकों से नाम मांगा करते कि भाई आपके 10 लगाऊंगा, आप 10 नाम दे दो। इंटरव्यू प्रक्रिया थी, रिटन टेस्ट का वो युग था। अच्छा, मतलब जो वो एक आजकल जो एक चलन है, पहले उस टाइम पे दौड़ पोसा ही चला करती, वो सिस्टम था। हाँ, कुछ हद तक था, लेकिन मेरिट पे भी नौकरियां लगती थी। ऐसी बात नहीं है कि जो नौकरियां लगती थी उसमें जो 10वीं पास की नौकरियां होती थी मोस्टली, तो उसमें परसेंटेज जरूर काउंट होती थी कि किसका फर्स्ट डिवीजन है, किसका सेकंड डिवीजन है, लेकिन उसमें अप्रोच चलती थी उस दौर में। ठीक है। तो वहां से इन्होंने जो अपनी पैठ बनाई, आगे चल करके जो महम का 1990 का चुनाव हुआ, वहां इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से नाराज होकर के इस्तीफा दे दिया। विधानसभा भंग हो गई, 91 का जनरल इलेक्शन आया तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने जनता दल से चुनाव लड़ा, और जनता दल से जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो उस टाइम पे इनकी करीब मात्र 10,000 वोट आई थी। अच्छा, वोट ही 10,000 आई थी? वोट ही 10,000। पिछली दफा वो क्योंकि जनता दल के साथ कई चीजें जुड़ी हुई थी। एक तो मंडल कमीशन के नाम पर बड़ा आंदोलन देश भर में हुआ था, बहुत से नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति उस आंदोलन के अंदर दी थी, कहीं न कहीं वो भी विरोध था, और जनता दल का ग्राफ काफी नीचे आ गया था। अच्छा, 91 के बाद फिर अगला चुनाव? 91 में जो इन्होंने चुनाव लड़ा मात्र 10,000 वोट आई। 1996 में इन्होंने जो चुनाव लड़ा, वो चुनाव लड़ा इन्होंने कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, कांग्रेस से लड़ा। 1991 में यहाँ से विधायक बने ओम प्रकाश बेरी जी कांग्रेस से। ठीक है। और 96 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और इन्होंने चुनाव लड़ा, और ये उस चुनाव में भी हार गए। अच्छा, कांग्रेस से ज्वाइन करने के बाद भी ये चुनाव हार गए। ठीक है। वो चुनाव जीता इनेलो के डॉक्टर वीरेंद्र पाल ने। अच्छा, इनेलो के वीरेंद्र पाल ने। और उस दौरान सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि ओम प्रकाश बेरी जी जो 1991 से 96 की प्लान के अंदर यहाँ से विधायक जीत करके आए थे कांग्रेस के, भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन गए, उनके साथ पटरी नहीं बैठ पाई। दक्षिण हरियाणा के 7 जिलों का पानी का मुद्दा उन्होंने बड़ा जबरदस्त उठाया था, और रोहतक के अंदर उन्होंने एक रैली भी की थी। उस रैली के अंदर भी जो है 3 पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के मौजूद थे, जिनमें चौधरी बंसीलाल जी भी थे, बनारसी दास गुप्ता जी भी थे, मास्टर हुक्म सिंह जी भी थे, और उन्होंने फिर हरियाणा विकास पार्टी ज्वाइन कर ली। और शराबबंदी का नारा चौधरी बंसीलाल की पार्टी का जोर शोर से चला हुआ था, लेकिन उस लहर में ओम प्रकाश बेरी जी चुनाव ना जीत करके इनेलो के प्रत्याशी 4-5 हजार वोटों के अंतर से डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी यहाँ से चुनाव जीत गए, और रघुवीर कादियान जी चुनाव हार गए। ठीक है। चुनाव आता है 2000 का। 2000 में के चुनाव से जस्ट पहले बंसीलाल जी की सरकार टूट गई, पार्टी में डिफेक्शन हो गया। मुद्दे पे ही टूटी थी? नहीं, शराबबंदी का तो नारा दे लो आपके उनका था, लेकिन वो तो एमएलए उनके भाग गए, और एमएलए भाग गए, वो चौटाला की तरफ चले गए, उन्होंने ओथ ले ली, उस समय से पहले विधानसभा भंग करवा दी। तो उस दौरान जो है डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी चुनाव जीत करके आए, और ये विधायक बने 1987 के बाद दूसरी बार। ठीक है। 2000 में बने पहली बार, 87 में, फिर दूसरी बार 2000 में। ठीक है। और तो ये इनेलो के साथ सत्ता में रही? हाँ, इनेलो सत्ता में रही, तो ये विपक्ष में रहे। अच्छा, ये विपक्ष में? ये कांग्रेस से जीते? ये कांग्रेस से जीते, और उसके बाद तो 2005 है, 9 है, 14 है, 19 है, ये लगातार कांग्रेस के निशान पर वहां से चुनाव जीतते आ रही हैं। आपने एक शुरुआत में एक बात कही
कि ऐसे नेता हो गए हैं बेरी के अंदर कि दूसरा कोई टिकट मांगने वाला नहीं है। हाँ हाँ, देखते हैं कि दूसरा आदमी टिकट मांगने वाला ही नहीं छोड़ रखा है कोई। ये तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान भी चाहेगा और बाकी नेता भी चाहेंगे कि मेरी पार्टी से कोई दूसरा चेहरा ना पनपे। चेहरे तो 2-3 यहाँ पे उभरे हैं, भाई श्रीओ में लाओ तो वो भी उभरे हैं, भाई तस्वीर है वो भी प्रयास में है। लेकिन ये कमी किसकी रही? ये कमी रही पार्टी हाईकमान की, जो प्रदेश स्तरीय नेतृत्व है उनकी। आज दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जी लीड कर रहे हैं कांग्रेस को एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब आपकी बात को ये मान सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा रघुवीर कादयान से डरते हैं? निश्चित रूप से। तो मतलब क्या दबाव? मैं तो ये कहता हूं कि 2 हल्के रोहतक और झज्जर जिले के अंदर ऐसे हैं जहां दीपेंद्र हुड्डा अपनी डायरेक्ट किसी वर्क करके घर नहीं जा सकता। इनसे पूछना पड़ता है 2 नेताओं से। दूसरा कभी चर्चा होगी तो उस हल्के का भी जिक्र करेंगे। आज तो हम बेरी पे ही रहेंगे। अच्छा, बेरी हल्के में अगर भूपेंद्र को आना है तो दीपेंद्र हुड्डा जी की अनुमति, परमिशन इनके कानों में डालनी पड़ेगी कि फलां वर्कर मेरे को बुला रहा है इस प्रोग्राम के लिए, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। और ये अगर नाराज होते हैं तो दीपेंद्र नहीं जाता है। ये सर्वविदित है ये बात तो। अच्छा, ऐसा पीछे हुआ तो एक ये बड़ी नई जानकारी सामने आई है कि अगर दीपेंद्र हुड्डा को बेरी हल्के में किसी भी गांव में और किसी के घर आना है तो रघुवीर कादयान की अथॉरिटी सबसे जरूरी है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो दीपेंद्र नहीं। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं दे देता हूँ। पीछे डीगल कॉलेज के अंदर डिमांड की बात थी। डीगल का टाइम एमपी साहब ने दे दिया था। एमपी साहब उस दिन आए हुए थे यहाँ झज्जर के अंदर। यहाँ से उन्होंने डीगल कार्यक्रम में जाना था। टेंट वेंट की व्यवस्था सारी हो गई थी। अचानक वो प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा। मैं तो कहूंगा कैंसिल किया था। लेकिन एमपी साहब ने जो भाषा बोली वो था कि भाई कैंसिल नहीं किया, हमने तो पोस्टपोन किया। वो क्यों करना पड़ा? अचानक रघुवीर सिंह कादयान बोले कि मैं तो हिसार कोई मीटिंग है वहां जा रहा हूँ। अच्छा। उसी दिन की बात है। क्या मतलब दीपेंद्र हुड्डा के मन में इतना है कि अगर विधायक इसमें नहीं आए और तू अगर यहाँ आ गया तो तो वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। और उसमें तो जो पत्रकारों ने ये प्रसन्न एमपी साहब से पूछा गया तो उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और बाद में वो मान मनोबल की बात झज्जर के पत्रकारों के साथ हुई। अच्छा, एक बात और दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पर जाकर के हुई दिल्ली के। राठी साहब, इसी बात में एक बात और जोड़ लेते हैं। दोबारा टाइम दिया गया, दोबारा एमपी साहब वहां आए, रघुवीर सिंह कादयान जी भी गए और बड़ी अच्छी खासी भीड़ उस डीगल के प्रांगण के अंदर थी जहां ये कार्यक्रम था। अच्छा राठी साहब, एक बात बताइए, इसी बात में एक बात जोड़ लेते हैं। लोग कहते हैं कि रोहतक तो हुड्डागढ़ है, रोहतक झज्जर सोनीपत को एक गिनते तो ये तो हुड्डागढ़ है। लेकिन अगर आपकी दृष्टि से आपने जो बात बताई इससे देखे तो ये हुड्डागढ़ तो है ही नहीं, इसमें तो कोई और लोग बैठे हैं जो गढ़ में बैठे हैं। देखो, गढ़ में दूसरे कुछ आदमी ऐसे भी है ना जिनकी अपनी भी पैठ है और उस गढ़ में ऊन लेता होगी फिर कोई पैठ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नेता बनाने वाले कौन आदमी थे? आप उनके पीछे चलो, थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाओ। 3 आदमियों का मैं विशेष योगदान मानता हूं। एक आनंद सिंह दांगी, एक डॉक्टर रघुवीर कादयान, एक प्रोफेसर वीरेंद्र। क्या ऐसा भी हो सकता है राठी साहब, क्योंकि ये 2-3 नाम आपने नाम गिनवाए, इनका लोकदल के साथ चौधरी देवीलाल के साथ नाता रहा है, तो कहीं भूपेंद्र हुड्डा के मन में ये ना हो कि जब ये देवीलाल को पीछे करके और आगे आ सकते हैं तो कहीं आपको पीछे करके किसी और को आगे ना कर दे। चौधरी देवीलाल को किसी भी हरियाणा के नेता ने पीछे नहीं किया। वो उनका जो विवाद हुआ, जो मनमुटाव हुआ, उसका मूल कारण ओम प्रकाश चौटाला जी थे। इनके साथ उनकी नहीं बनती थी। ये रणजीत गुट में थे। उस समय 2 गुट थे। चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह कृषि मंत्री थे, ओम प्रकाश चौटाला विधायक नहीं थे। मुख्यमंत्री इनको बना दिया चौधरी देवीलाल ने, वो चाहे दबाव में बनाया या किस प्रकार से भी बनाया। वो चाहते थे रणजीत सिंह मुख्यमंत्री बने। अगर चौधरी रणजीत सिंह उस समय मुख्यमंत्री बन जाते, ना तो आनंद सिंह दांगी को बागी होना था, ना डॉक्टर रघुवीर कादयान को बागी होना था, ना प्रोफेसर वीरेंद्र को बागी होना था। तो 1991 में जो पहला लोकसभा का चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लड़ा, आप उनसे कभी आपकी मुलाकात होती है पूछना कि आप कलोई से जीत के आए थे या हार के आए थे? उस चुनाव में पहली बार एमपी बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका अगर किसी की थी वो आनंद सिंह दांगी की थी। अच्छा, एक बात बताइए राठी साहब, यहाँ रोके मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या भूपेंद्र हुड्डा को भी ये लगता है कि आनंद सिंह दांगी या रघुवीर कादयान से अगर ऊपर होके अगर किसी कार्यकर्ता के घर जाना तो उसको लगता है कि ये लोग बागी हो जाएंगे आपसे? देखो, समय का फर्क है। जब भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे उससे पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की राजनीति इन आदमियों के ऊपर थी, निर्भर थे इनके ऊपर। एमपी बार बार बहुत नजदीकी समय में चुनाव हुए। जैसे 91 के चुनाव की मैं आपको बता रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहला जो चुनाव जीत करके आए थे वो मात्र 30,000 वोटों से मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव जीत करके आए थे। 40,000 वोटों से वो हार के आए थे 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और 40,000 की लीड कवर की थी अकेले रोहतक शहर की विधानसभा ने। इक्वल मामला हो गया था। 22,000 वोटों की जीत दी थी
महम हल्के ने, महम चौबीसी ने, जो 91 का लोकसभा चुनाव था चौधरी देवीलाल के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो भूपेंद्र हुड्डा का पहला पार्लियामेंट का चुनाव था 1991 का। ठीक है। 22,000 की लीड वो और 9800 वोटों की लीड दी थी कलानौर हल्के ने। ठीक है। बाकी एक रोहतक से 40,000 की लीड आई थी। बाकी 6 हल्कों के अंदर तो उस समय पे चौधरी देवीलाल जी जीत करके आए थे। तो आन सिंह दांगी का उस टाइम पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आन सिंह दांगी के ऊपर निर्भर थे। फिर चुनाव आया था 96 का। 96 के चुनाव में भी स्थिति इस प्रकार से थी, काफी क्लोज फाइट थी। चौधरी देवीलाल ही मुकाबले में थे और चौधरी बंसीलाल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के निशान पर पीके चौधरी जी चुनाव मैदान में थे। वो चुनाव भी करीब 9800 वोटों से चौधरी देवीलाल जी हार गए थे। 9800 वोटों से। हाँ, ठीक है। उसके बाद जो चुनाव हुआ तो केंद्र के अंदर स्थायी सरकार नहीं आ पाई थी। तो वहां पहली बार अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने 96 में 13 दिन के लिए। फिर उनकी सरकार टूट गई। फिर दूसरे प्रधानमंत्री बने, अपने इंद्र कुमार गुजराल जी भी बने, देवगौड़ा जी भी बने। फिर वो अल्पमत में सरकार आ गई। तो फिर 98 के अंदर फिर लोकसभा का चुनाव। अच्छा राठी साहब, लोकसभा का चुनाव हो गया, उस बात को छोड़ के हम जिस मुद्दे पे थे बेरी विधानसभा वाले पे, दोबारा से हम इस बात पे आ जाते हैं कि 2004 में रघुवीर कादयान विधायक बनते हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है। हाँ। इस बात पे आ जाते हैं, तो आगे क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, धीरे धीरे भूपेंद्र हुड्डा जी बन गए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बन गए तो इन्होंने शुरू में तो ये नहीं पे निर्भर रहे, क्योंकि चर्चा ये थी कि भजनलाल राजनीति का PhD है, सरकार नहीं चलने देगा, 6 महीनों में गिरा देगा। तो उस समय मजबूत आदमियों का साथ चाहिए था। और मजबूत आदमियों में एसआर की तरफ से जयप्रकाश जी थे, ओम प्रकाश जिंदल जी थे, सुरेंद्र सिंह जी थे, उनकी डेथ हो गई थी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर। तो बाद में रघुवीर कादयान जी भी मजबूत सतम थे, आन सिंह दांगी जी भी मजबूत थे। इनके सहारे उन्होंने सरकार चलाई और अपनी सरकार जमाई और एक पैठ ऐसी बना ली प्रशासन के ऊपर भी और पब्लिक के ऊपर भी। अब जो उस समय के मजबूत नेता थे वो आश्रित हो गए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर कि आज ये चाहेंगे तो ये MLA बनेंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो ये MLA नहीं बनेंगे। लेकिन इनकी एक शर्त जरूर होती है कि हमारे हल्के के अंदर ज्यादा इंटरफेयर आप करोगे नहीं पब्लिकली। अच्छा, ये क्या बात है कि पैरेलल यहाँ पे महम के अंदर बताओ कौन है टिकटार थी? आप जिक्र में करना नहीं चाह रहा था, मैंने कर ही दिया। कोई भी दूसरा आदमी दावेदार होता, आप बताओ। जब तक चित्रे पहलवान जी यहाँ पे रहे, वो परमात्मा को प्यारे हो गए, उन्होंने 2 चुनाव लड़े। अपने आप को भूपेंद्र हुड्डा जी का हनुमान कहते थे और अंत समय तक उनको कहा जाता था कि आपको बहादुरगढ़ से लड़ाएंगे या कहीं और से टिकट देंगे। वो बेचारे निर्दलीय फार्म भर देते थे। लेकिन आखिरी रात में चुनाव हराने वाला उनको कौन होता था? दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी। ये उनके खिलाफ बोलते, रघुवीर कादयान जी के पक्ष में, आखिरी 2 दिन में ही माहौल पलट जाते। तो आज निर्भर हो गए हैं बड़े नेता जो दमदार अपने आप को नेता माना करते हैं इनके ऊपर। लेकिन एक चीज जरूर है, उन नेताओं के पास अपना एक स्थायी वोट बैंक जरूर डॉक्टर रघुवीर कादयान के पास है 30-35 हजार वोटों का, कि चाहे उसमें कोई भी आदमी इनका विरोध करे या इनका समर्थन करे, लेकिन 30-35 हजार वोट इन्होंने अपने खूंटे बांध रखी हैं। ठीक है। अब राठी साहब एक बात बताइए, 2 दफा भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, दोनों दफा ये विधायक थे बेरी से, 2 दफा अब ये सरकार जो है गठबंधन की चल रही है, 1 दफा के लिए बीजेपी ने सत्ता पे राज किया है। तो क्या लगता है 6 दफा के विधायक हैं, बेरी विधानसभा का जो डेवलपमेंट है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? हुआ कुछ? देखो, विकास के काम तो इन्होंने करवाए हैं जब सत्ता में रहे हैं। तो सत्ता में रहे हैं तो जब भूपेंद्र हुड्डा जी CM रहे तो हरियाणा के अंदर तो एक ही नारा था कि रोहतक झज्जर सोनीपत दिखाई देते हैं हुड्डा साहब को, इन 3 जिलों के अलावा कोई काम नहीं हुआ। तो अब 2 काम हुए हैं, हम आपकी बात को मान लेते हैं कि काम हो गए। तो अब 2024 में दोबारा से जो दिख रहा है कि रघुवीर कादयान जो है वो ही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा क्या है कि जो आदमी 6 बार विधायक रह लिया, 7वीं बार भी उसके मन में लालसा है, क्या ऐसी मन में इच्छा रह रही है कि वो पूरी नहीं कर पाए और वो उसको अब 2024 में? देखो, ये लालसा तो किसी की मरती नहीं, खासकर जो राजनीति में आ जाता है ना। किसी ने एक से पॉलिटिशियन से प्रश्न करा था कि आप राष्ट्रपति क्यों नहीं बन जाते, मतलब उसके बाद प्रमोशन बंद हो जाती है, इसलिए मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता। अच्छा। तो रघुवीर कादयान जी अभी बार-बार MLA बन रहे हैं, ये भी उम्मीद रख के बन रहे हैं कि शायद बुढ़ावारा मंत्री पद की भी कुर्सी मिल जाए। लेकिन यह तो त्याग की भावना सारे के सारे जो है ना, हेमाराम चौधरी नहीं हो सकते जो राजस्थान के नहीं, आपने मंत्री पद वाली कही, उस टाइम पर आप बता रहे 2004 में तो आनंद सिंह दांगी, रघुवीर कादयान ये बड़े ठाडे थे और भूपेंद्र हुड्डा इनके सारे जो सरकार चला रहे थे। तो उस टाइम पे जब इनको मंत्री पद की कुर्सी नहीं मिली तो अब ये क्या उस टाइम इनको स्पीकर, आज तो भूपेंद्र हुड्डा डॉक्टर रघुवीर कादयान को स्पीकर बनाया गया, आनंद सिंह दांगी को नहीं बनाया गया। उसमें एक ही बात आई कि वह रोहतक जिले से
मैं बैठा हूं और मैं मुख्यमंत्री बैठा हूं तो आपके मंत्री की जरूरत नहीं, कहीं न कहीं सेटिस्फेक्शन आदमी को करना पड़ता है और ये करना पड़ेगा। क्यों? अब जिले हो गए छोटे, पहले तो रोहतक के अंदर 10 सीटें होती थी, हमारी परिसीमन में 2 सीटें कम हो गई। एक तो रोहतक से हमारी हसनगढ़ सीट कट गई, झज्जर से हमारी सालावास कम हो गई, सीटें रह गई, 8 जिले बन गए 2, तो 4 सीटों में जाट बहुलक क्षेत्र झज्जर, जाट बहुलक क्षेत्र जो है रोहतक, और वहां का सीएम हो गया, तो दूसरे आदमी को मंत्री पद कैसे देगा? जर्नल को, खासकर जाट को। तो उन्होंने गीता भुक्कल, पहले इनको स्पीकर बनाया, अगली प्लान के अंदर गीता भुक्कल को उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया और झज्जर से उनको विधायक बना दिया। ठीक है, अब एक बात और बताइए राठी साहब, 24 का चुनाव जो बड़ा नजदीक है, क्योंकि किसी भी वक्त जो है चर्चाएं ये चल रही है, इकट्ठे भी हो सकते हैं और राम मंदिर के अनाउंसमेंट के बाद जो हो सकता है कि जो आचार संहिता है वो लग सकती है। तो अब 2024 में बेरी विधानसभा से चेहरे कौन है, किस पार्टी से कौन? कांग्रेस पार्टी का चेहरा तो जग जाहिर है, जो है जो हालात अब तक लग रहे हैं, ना हाईकमान इनके खिलाफ बोल रहा है, ना कोई आज तक भूपेंद्र हुड्डा जी ने या दीपेंद्र जी ने। नहीं, हाईकमान तो संकेत ये दे रहा है, जैसे अब कल ही राहुल गांधी आए थे, वो संकेत को भी संकेत नहीं दिया। वो संकेत तो भूपेंद्र हुड्डा को भी दे दिया और दीपेंद्र हुड्डा को भी दे दिया। तो पार्टी को कमजोर तो दिखा दिया ना जनता के बीच में कि जब इनकी भी पार्टी को कमजोर नहीं दिखाया, उन्होंने नेता को कमजोर दिखाया ना। जिस इलाके में भूपेंद्र हुड्डा बोलते ये है कि ये तो हुड्डा का गढ़ है, उस गढ़ में तो वो संकेत देना क्या? वो तो आप किसी एक नेता के बारे में कह सकते हो ना कि सुप्रीम किसके पास संदेशा जाना चाहिए था? दीपेंद्र हुड्डा जी के पास जाना चाहिए। उनकी लोकसभा है ये, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट का एरिया है ये, वहां नहीं आए, या भूपेंद्र हुड्डा जी को जाना चाहिए था। जो यहाँ से विधायक है उनको भी सूचना नहीं थी, बता रहे हैं कि वो भागे हैं लेकिन पहुंच नहीं पाए, वो तो आपको रास्ते से उनको वापसी संतोष करना पड़ा अपना। तो उस कमजोरी का संकेत तो ये भी है कि हाईकमान में इनकी भी पैठ। देखो, ये तो राहुल गांधी जी को पता है कि जहां धड़ों में बटी रहेगी कांग्रेस, भला होने वाला नहीं है। तो हरियाणा में तो जग जाहिर है, धड़े भी जग जाहिर है, लेकिन वो धड़े इतने मजबूत नहीं है जो दूसरे धड़े की हम बात करते हैं। आप रणदीप सुरजेवाला की हम बात करते हैं कि वहां पर भारी लगा दिया, वहां सरकार बनाया है वो कांग्रेस की, वो नहीं बना गई, वहां की जनता ने सरकार बनाई है। जो आदमी अपनी एमएलए की सीट नहीं बचा पा रहा, वो हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन की हम उम्मीद कैसे कर लेंगे? रणदीप सुरजेवाला तो पिछले चुनाव में अपनी सीट नहीं बचा पाई, बड़ी मुश्किल से सेटिंग बाजी से किरण चौधरी ने अपनी सीट बचाई, निकाली थी तो साम वाली। तीसरा धड़ा रह गया कुमारी शैलजा का। कुमारी शैलजा जी पिछले 2 चुनाव पार्लियामेंट के हार चुके हैं। ऐसा ही हाल अशोक तंवर का था, कांग्रेस की लहर के अंदर एमपी बने थे, उसके बाद तो वो कहीं से एमएलए बने ना, कहीं से एमपी बने ना, और आगे चुनाव लड़के देख लेंगे। जनाधार वाले नेता अगर किसी को हम गिनेंगे प्रदेश के अंदर, वो तो सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी के पास वोट बैंक ज्यादा है इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से, तो वो भूपेंद्र हुड्डा जी के पास ज्यादा है। रही बेरी की बात, बेरी में कांग्रेस के तो एक ही प्रत्याशी मान करके चलो, जिसके ऊपर दूसरे के ऊपर अभी कोई विचार नहीं है, किंतु परंतु भी दुर्नीति हम कहें वो सारी फेल है। ठीक है, रही बीजेपी की बात, बीजेपी की तरफ से पिछले 2 चुनाव लड़े विक्रम कात्यायन जी ने, और दोनों चुनावों में बड़ी अच्छी कांटे का उन्होंने मुकाबला इनको दिया है। एक चुनाव ये पिछला ऐसा गया जिसमें चित्रे पहलवान मैदान में नहीं थे, वरना दोनों चुनाव के अंदर चित्रे पहलवान जी नंबर 2 पे रहे हैं, और उनसे थोड़ी सी कम वोट लेकर के नंबर 3 पे विक्रम कात्यायन जी रहे थे उस चुनाव में। लेकिन पिछले चुनाव में जो करीब 12-13 हजार वोटों का डिफरेंस रहा डॉक्टर रघुवीर कात्यायन का और विक्रम कात्यायन का, इसमें एक मेन जो कारण रहा हार का विक्रम का, वो ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी थे रंगीला करके उनका नाम था, उन्होंने इंडिपेंडेंट फार्म भर दिया, वो 7-7.5 हजार वोट ले गए। अगर भाजपा उनको मना पाती तो टोटली वोट उनके जो गया है वो भाजपा का गया है, तो और भी कांटे का मुकाबला होता। रही अब की बार जो 3 प्रदेशों के अंदर जो चुनाव परिणाम आए हैं, तो वो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका राजस्थान है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी संजीवनी मिली है, और भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणा के अंदर मोरल डाउन था वो मोरल अप हुआ है। दूसरा, इन्होंने एक बड़ा दाव खेल दिया, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी को बना करके, नायब सैनी जी को बना करके, उससे भी कहीं न कहीं ओबीसी के अंदर जो है सेंध मारी भारतीय जनता पार्टी ने, उस वोट बैंक को कहीं न कहीं अपने साथ पक्का किया है। तो अब 24 में यहाँ से जो चुनाव होगा, मैं मानता हूं कि बेरी का चुनाव बिल्कुल कांटे का होगा। प्रत्याशी कौन हो सकते हैं? प्रत्याशी सबसे अच्छा प्रत्याशी उनके लिए विक्रम कात्यायन रहेगा। बीजेपी अगर 24 में चुनाव सीट निकालनी है 24 तो विक्रम कात्यायन सबसे बेस्ट कैंडिडेट उनके लिए रहेगा। बाकी 3-4 कैंडिडेट उनके पास और भी हैं,
वो भी अपने अलग अलग दावे कर रहे हैं। 3-4 प्रत्याशी जैसे 3-4 प्रत्याशी। एक तो लड़का आपका डिगल से अमित अहलावत जी, जिन्होंने पीछे 1008 इनाम औरतों के निकाले थे, 1008 इनाम पुरुषों के निकाले थे, ट्रैक्टर तक इनाम में निकाला था, महिलाओं के लिए स्कूटी निकाली थी पहला इनाम, वो भी टिकट की दौड़ में है। लेकिन ज्यादा चर्चा उनके नाम पर मैं मानता हूं कि वो बड़े नेता इनके कार्यक्रम में नहीं आ पाए थे। वो कारण क्या रहा, वो संकेत हो सकता है कि यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष का बदली उस समय पे हो गई थी, कहीं कहीं वो प्रभाव रहा हो। दूसरे एक नेता हैं, एक जोगेंद्र अहलावत जी हैं, उनकी घरवाली है नीलम अहलावत, कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन हैं। और मास्टर हुकम सिंह जी जो पूर्व सीएम रहे हैं हरियाणा प्रदेश के, उनका दोता जो है उनकी पुत्रवधू हैं, उनके दोते की पुत्रवधू हैं। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि भी कहीं न कहीं पीछे है, और वो भी अहलावत गोत्र से आती हैं। तो बीजेपी थोड़ा सा तो ये कहीं अंदाजा लगा सकती है कि भाई हम बड़ा गोद पड़ता है अहलावतों को दे दें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि विक्रम कादयान से भारतीय जनता पार्टी की टिकट जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए राठी साहब, बेरी में अहलावत और कादयान 2 गोत्र हैं जिनका दबदबा है, ज्यादा दबदबा किसका मानते हैं आप? किसका दबदबा आप इस इलाके में? ज्यादा तो गोत्र के हिसाब से चलोगे तो देखो कादयान गोत्र के गांव ज्यादा हैं जहां तक मेरा अपना अंदाजा है। अहलावत की वोट भी अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे हैं, उनके भी बड़े बड़े गांव यहाँ लगते हैं। ये वो फिर गाँव का आप समीकरण देखोगे तो फिर छारा जैसे बड़े गांव हैं, वो दलालों के साथ जैसे डीगल का उसके साथ लगाव हो गया। लेकिन ज्यादा जो रहा है बेरी हल्के के अंदर वो अहलावत और वर्सेज कादयान का ही चुनाव रहा है। लेकिन पिछले कई सालों से अहलावत गोत्र के अंदर मजबूत पार्टी की, अच्छी पार्टी की या हवा वाली पार्टी की टिकट नहीं गई है। अच्छा, अभी इस बात मराठी साहब एक बात और बताइए, आपने जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी तो रघुवीर कादयान के अलावा किसी को सोचने नहीं गया, हालांकि ट्राई करने वाले आपने 2 नाम बताए, एक श्री ओम अहलावत और एक तस्वीर अहलावत। तस्वीर अहलावत और श्री ओम अहलावत पार्टी हाईकमान से टिकट मांगने में सक्षम नहीं है, या रघुवीर कादयान से वो दोनों डरते हैं इसलिए वो चुप? देखो, टिकट मांगने में तो सारे सक्षम है, ठीक है, दावा कर देंगे, लेकिन जहां टिकट का मजबूती से पक्ष रखना होता है, आप इनको बैठा दो, रघुवीर कादयान जी को और इन टिकटार्थियों को वहां बैठा दो और हुड्डा साहब को बैठा दो, और वहां कोई बात करेंगे ना तो ये वहां दबंग आवाज में ये नहीं कह पाएंगे जी हमारा हक बनता है, ये काफी बुजुर्ग हो गए, 6 बार बन लिया, अब तो हमारे को दे दो एक मौका। तो कहीं न कहीं राजनीति में अगर आप कुछ डिमांड ही नहीं रखोगे ना तो आप सन्यासी की भूमिका में आ जाते हो। कर रहे पार्टी से टिकट। देखो, मैं तस्वीर की बता सकता हूँ, श्री ओम की तो मुझे ज्यादा मालूम नहीं है कि डिमांड कितनी कर पा रहे हैं। तस्वीर ने पीछे प्रोग्राम किया था डीगल के अंदर, बहुत अच्छी भीड़ तस्वीर ने अपने मेहनत से जोड़ी थी। ना तो मंच पे वो उनका कोई बैनर था, ना कोई पोस्टर था, ना वो संबोधन कर रहे हैं जनता को, तो फिर कहाँ उनका दावा मजबूत मानो? कोई आदमी जा रहा था भगवान के मंदिर में जाके कह रहा था कि प्रभु मेरी लॉटरी निकालो, मेरी लॉटरी निकालो। अरे बोला महाराज पहले टिकट तो खरीद ले, लॉटरी की जब पता निकलेगी। अब जो डिमांड ही ये नहीं करेंगे तो हम कैसे ही मानेंगे कि भाई टिकटार्थी हैं मजबूत? मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने वो अपने आप को देखो थोड़ा सा डाउन मानते हैं कि भाई यहाँ ये राजनीति में एक कहावत है कि चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये 3 चीज होनी चाहिए। हाँ, तस्वीर और ये भाई जो दूसरे हैं ये खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन चर्चा में तो नहीं रहते टिकट की में। ना इनका को पर्चा मिलता, तस्वीर इनके बहुत कम मिलते हैं, तस्वीर के अधिकार तो छीने जाते हैं, मांगने से तो मिलते ही नहीं। बल्कि इनसे बेस्ट लड़ाई तो मैं भाई श्री ओम की मान रहा हूँ। उनके तो पोस्टरबाजी तो कम से कम हमें अंदर मिल जाते हैं। मतलब पोस्टर वार तो है रघुवीर कादयान के खिलाफ पार्टी में है, वो है। और वैसे तो उनके गाँव से ही एक लड़का दोपड़धन का ही है, उपेंद्र कादयान नहीं, वो तो जेजेपी से है शायद, श्री भगवान कादयान नाम है उनका। वो भी अपने आप को वैसे तो गवर्नमेंट जॉब में है वो, लेकिन वो कर रहे हैं दावा, लेकिन वो दावा कर रहे हैं लेकिन उस दौड़ में नहीं है। अच्छा, 2 पार्टी होगी, बीजेपी कांग्रेस, इसके अलावा और पार्टियां जो हैं जो अभी गठबंधन में, जेजेपी है, इनेलो है, जो दोनों पहले एक थी। देखो, इनेलो का तो ये है, इनेलो का तो डीगल गांव से वहां के जिला अध्यक्ष हैं, बड़ा गांव है, तो हो सकता है कि वो टिकट अहलावत खाप में चली जाए। ठीक है, और गांव अगर साथ देता है तो ठीक ठाक की संख्या के आधार पर वहां से वोट वो ले लेंगे। ठीक है, जेजेपी में आ जाते हैं। जेजेपी की बात यह है, जेजेपी का खुद का ग्राफ काफी कम हुआ है। अगर समझौते में कोई बात चली तो जेजेपी और बीजेपी
कहीं न कहीं या सीट निकालने की स्थिति में तो नहीं होंगे, लेकिन अच्छी वोट परसेंटेज पाने की स्थिति में जरूर होंगे। अगर समझौते में आ गए तो फिर बीजेपी के कोटे में जाएगी ये, तो फिर तो बीजेपी का कैंडिडेट ही नहीं आएगा। अगर अलग अलग लड़ते हैं तो जो पिछला जो चुनाव में जो वोटें जेजेपी को आई थी उससे कुछ न कुछ कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं। अच्छा, कम वोटें होंगी, कम होंगी। उसके अलावा आम आदमी पार्टी या कोई आम आदमी पार्टी का देखो, एक लड़का है असमनी दुलेड़ा, जिन्होंने पीछे चुनाव लड़ा था और बड़े अच्छे तरीके से लड़ा था, लेकिन वोट उनकी काफी कम आई थी। अब की बार वो एक नारा दे रहे हैं कि भाई मेरी पत्नी को मैं चाहता हूं कि वो चुनाव लड़े, और पोस्टर भी वो उन्हीं के लगाते हैं ज्यादा। और वो नारा क्या है कि वो पड़ती है उनकी शायद अहलावत गोत्र की हैं, ठीक है, उनकी जो धर्मपत्नी है, तो वो उस बिहाफ पे ज्यादा प्रचार कर रहे हैं कि भाई ये अहलावत की लड़की हो जाएगी और उधर से भाई हमारा इलाका गांव गवांड जो है उनका उस हिसाब से साथ, मतलब पति पति दोनों एक, लेकिन दोनों के गांव एक ही संघर्ष बहुत कर रहा है वो लड़का, मेहनती भी है, लगे हुए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का खुद का ग्राफ तो मैं नहीं मानता कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ज्यादा, कुछ व्यक्तिगत कैंडिडेट उनके हैं बहुत अच्छे हैं। जैसे आप अम्बाड़ा की तरफ जाओगे तो निर्मल सिंह जी हैं, चित्रा सरवारा जी हैं, आप महम में देखोगे तो विकास नेहरा भी काफी मेहनत कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल उनके पास प्रत्याशी कई ठीक ठाक हैं, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल जो प्रत्याशी है वो ठीक है, लेकिन पार्टी का वोट बैंक नहीं है। पार्टी अगर अपना थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा ले तो वो भी एक मुख्य भूमिका के अंदर वो आम आदमी पार्टी यहाँ पे आ सकती है। अच्छा राठी साहब, 5 कैंडिडेटों के आपने जिक्र किया, 5 पार्टियों का, कांग्रेस, बीजेपी, नेल्लो, जेजेपी और आम आदमी। वो तो बीएसपी का भी कोई कैंडिडेट है, कोई ना, और भी कोई इंडिपेंडेंट भी आ जाए, कोई अन्य पार्टी भी आ जाए, कोई और दल भी आ सकता है। अभी रिसेंट इंडिपेंडेंट में तो एक बात तो आप पक्की मान करके चलो, भारतीय जनता पार्टी में 1-2 प्रत्याशी ऐसे हैं, नाम आज हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अगला कहेगा कि भाई आपने पहले नाम खोल दिया, मेरे तो नंबर कटे हो गए पार्टी के अंदर, तो उनका तो प्रयासी है, मुझे टिकट मिलेगी तो ठीक है, वरना मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। हाँ, 1-2 लोग तैयारी में लगे हुए हैं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। अब एक बात ये बताइए, इंडिपेंडेंट कोई इनके अलावा, जैसे अभी रिसेंटली बलराज कुंडू ने एक नई पार्टी लॉन्च की और वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़वाएंगे, इस तरह का अगर कोई अक्षेत्रीय दल नया आके और किसी हल्के में कैंडिडेट को खड़ा करता ना, कोई संभावना नहीं, कोई संभावना। मुख्य जो चुनाव रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच रहेगा, यानी कि विक्रम कात्यायन और रघुवीर कात्यायन के बीच में रहेगा। इन दोनों के बीच में रह जाओ, अगर किसी की टिकट इधर उधर होती है तो भी दोनों पार्टियों के रूप में। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए रघुवीर कात्यायन को कांग्रेस टिकट दे देती है और विक्रम कात्यायन की बजाय जो आप डीगल का कोई नाम बता रहे थे, अमित को अहलावतों में टिकट, अमित है या वो अहलावत है, उनको दे दे किसी को। बीजेपी ने अहलावत को टिकट दे दी और कांग्रेस ने विक्रम कात्यायन को, डॉक्टर को टिकट दे दी। इन दोनों में अगर फाइट होती है तो फिर क्या बनता है हल्के में, क्या देखते हो आप? देखो, चुनाव होगा रोचक, काफी काटे का चुनाव होगा। विक्रम कात्यायन आता है तो भी काटे का होगा, अगर दूसरा कैंडिडेट आता है तो भी काटे का होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक स्थायी वोट बैंक हो गया, जिस प्रकार से पहले कांग्रेस का वोट बैंक होता था जब हम छोटे बच्चे थे। वो वोट बैंक आज भाजपा के साथ है और वो उससे अलग नहीं जाएगा, वो भाजपा के निशान को देखता है। कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी आता है तो वहां तो लोग चेहरे को भी काउंट कर लेते हैं। मतलब यहाँ जो वोटें हैं वो मुद्दों के आधार पे नहीं, चेहरे के आधार पे जाती हैं। चेहरे के आधार पे, भूपेंद्र हुड्डा की आवाज पे। देखो, यहाँ तो दोनों चीजें, देखो, मजबूत आदमी रघुवीर है तो इसके अपना वोट बैंक भी हमने बताया कि है और है भी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के इशारे के बगैर चुनाव नहीं जीत पाएगा कोई। अच्छा, एक बात बताइए, आपने भूपेंद्र हुड्डा के इशारे का जिक्र कर दिया, मान लीजिए तस्वीर अहलावत को टिकट दे दी, ठीक है, डॉक्टर की टिकट काट दी जाती है, क्या रघुवीर कात्यायन तस्वीर अहलावत की वोट मांग सकता है? ऐसा लगता है अगर पार्टी का फैसला होता है तो। ना मानना का बुढ़ापा में जागा की कोई अल्टरनेटिव नहीं है, एक बार नाराजगी दिखा लेगा लेकिन मानना पड़ेगा। फिर उसको तो ये होता है ना कि अपनी सरकार बन रही है, आपको वहां एडजस्ट कर देंगे, वहां कर देंगे, रास्ते तो बहुत होते हैं। क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने का, खड़ा होने का मादा है? नहीं, डॉक्टर रघुवीर कात्यायन निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, टिकट कटती है तो वो उनके सपोर्ट करेंगे या अपने घर बैठ जाएंगे, वो निर्दलीय का मादा। अच्छा, अब एक बात और बताइए, मान लीजिए रघुवीर कात्यायन अपने घर बैठ गए, वो चुनाव नहीं लड़ते, तस्वीर चुनाव लड़ रहा है और बीजेपी ने जो टिकटें देनी है वो सारी चीजें होगी। अब ये बताइए, क्या तस्वीर उसे मादा में है कि वो चुनाव जीत जाएंगे भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पे? अगर रघुवीर घर बैठता है तो वो वोट ना मांगे, घर बैठ जाए या कह दे हाँ भाई हम साथ। युवा तरुणाई का चुनाव है, बूढ़े जितने पॉलिटिशियन थे कुछ तो संन्यास लेने लग गए, कुछ को जनता दिलाने लगी। मैं तो ये चाहता हूं कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन इतना सोच लें कि पार्टी आपको सम्मान के तौर पर टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ो, अगर नहीं देती है तो मेरा मत ये है कि ये कोई भी विरोध नहीं करेंगे
और स्मूथली जो कैंडिडेट आएगा कांग्रेस का वो बहुत अच्छी फाइट में होगा। जीत हार की तो आज हम बीजेपी की भी नहीं कह सकते, कांग्रेस की नहीं कह सकते। अगर तस्वीर को भी टिकट मिलती है तो चुनाव जो है मुकाबले का होगा और तस्वीर का चुनाव अच्छा चलेगा। ये वीरेंद्र राठी हैं, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और बेरी विधानसभा के ऊपर ये हमारी चर्चा थी। एक एक सवाल का बड़ी गंभीरता से इन्होंने जवाब दिया। ये इस इलाके में भी बैठे हैं और लंबे समय से जो है राजनीति की पकड़ रखते हैं और इस इलाके में भी ये बैठे हैं। तो रघुवीर कादियान के बारे में बातें बताई, सत्ता में थी उस दौरान की बातें बताई और 1987 में जिस वक्त चौधरी देवीलाल हरियाणा में 71 जो है विधायक लेके 85 सीटें लेके जो है वो 87 में मुख्यमंत्री बने थे, वो सारा जो जिक्र हुआ है उस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। और राठी साहब समय दिए इसके लिए शुक्रिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद।